हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो जो है जीआईसी लेक्चरर पीजीटी एनटीए नेट सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी यदि आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है तो। उसी से रिलेटेड हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, ये सीरीज़ कंटिन्यू चल रही थी, इसे फिर आगे बढ़ाते हैं। और यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, संस्कृति वह जटिल संकुल है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, विधि, प्रथा तथा सभी अन्य क्षमताएं एवं आदतें जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्यों के रूप में प्राप्त करता है निहित है। यह कथन किसका है? तो ये कॉन्सेप्ट जो दिया है ये दिया है एडवर्ड बी टायलर ने। आंसर हमारा बी राइट है। ठीक है, चलिए इसकी जो व्याख्या है वो भी देख लेते हैं। संस्कृति हमारे रहन सहन तथा सोचने समझने की शैली में है, हमारे प्रतिदिन की बातचीत में, कला साहित्य, धर्म, मनोरंजन तथा आमोद प्रमोद में हमारे स्वभाव की अभिव्यक्ति है। संक्षेप में संस्कृति उन सभी व्यवहार प्रतिमानों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक समूह शब्द है जिसमें सामाजिक रूप में अर्जित तथा सामाजिक रूप से ही हस्तांतरित किए जाते हैं। संस्कृति का संचारण औपचारिक और अनौपचारिक सीखने तथा अथवा प्रशिक्षण की प्रक्रिया द्वारा होता है। संस्कृति के दो तत्व होते हैं, भौतिक और अभौतिक। भौतिक तत्व संस्कृति को सभ्यता कहते हैं और अभौतिक संस्कृत मूल्यों और विश्वासों, प्रथाओं, परंपराओं, मान्यताओं आदि को कहते हैं। संस्कृति मानव निर्मित होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी वास्तविक रूप में या बदलते रूप में चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी थी? काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी थी? ये दी थी क्लाइनबर्ग ने। और उसकी व्याख्या देख लेते हैं। आंसर हमारा सी राइट है। समनर ने अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा दी है। समनर ने अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा समनर ने दी है। मर्टन ने सदस्य समूह और असदस्य समूह, सदस्य और असदस्य समूह की अवधारणा किसने दी है? मर्टन ने। और संदर्भ समूह की अवधारणा प्रथम बार हाइमैन ने दी, उसके बाद मर्टन ने भी संदर्भ समूह की अवधारणा का विकास किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है आपके पीजीटी है एनटीए नेट में भी। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से संदर्भ समूह का कौन सा आधार है? तो आधार इन्होंने संदर्भ समूह में कौन सा माना है? ये हमारा है सापेक्षिक अभाव बोध। सी आंसर हमारा राइट है। इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। एक संदर्भ समूह एक ऐसा समूह या संग्रह अथवा व्यक्ति होता है जिसमें कर्ता व्यवहारों के वैकल्पिक समूहों में से अपने लिए व्यवहार के रूप में चुनते हुए या किसी समस्या के संबंध में निर्णय लेते हुए ध्यान में रखता है। ऐसे समूह व्यक्ति के व्यवहार, आचरण, मनोवृत्तियों के निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। ये समूह व्यक्ति के व्यवहार के लिए एक मानक अथवा आदर्श समूह का कार्य करते हैं जिसकी सदस्यता के लिए वह ललायित रहता है। सापेक्षित अभावबोध व वंचना से तात्पर्य किसी वस्तु के न होने या ले लिए जाने का अभाव की स्थिति से है। सापेक्ष वंचना या हीनता ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी परिस्थिति को दूसरे व्यक्तियों या संदर्भ समूह की तुलना में हीन या कमजोर अनुभव करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर। किसने कहा समाज मनुष्य में रहता है? समाज किस में रहता है? मनुष्य में। मनुष्य को महत्व दिया है, ये दिया है मैकाइवर ने। कहा है समाज जो है मनुष्यों में रहता है। मैकाइवर ने समाज को मानव संबंधों का जाल कहा। सामाजिक संबंधों का मैकाइवर पेज का कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है। तो इन्होंने मानव संबंधों का जाल कहा। उनका मानना है कि समाज मनुष्य के समूहों एवं अंतः क्रियाओं से बनता है। समाज मानव से पहले एवं मानव के बाद भी रहता है। मनुष्य की सारी आवश्यकताएं, इन्होंने आवश्यकताओं की बात की थी, कौन कौन सी हैं? इच्छाएं, अंतः क्रियाएं, संबंध आदि समाज के अंतर्गत घटित होते हैं। अरस्तु ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना है। और ये क्वेश्चन में आ जाता है कि मनुष्य को सामाजिक प्राणी किसने माना है? तो अरस्तु ने माना है। ठीक है,
और मानव समूह और उनके बीच अंतःक्रिया, समानता एवं समाज की विशेषता हैं ये, समानता एवं विभिन्नता, संस्कृति, स्थायी और क्षेत्रीय आधार, या अमूर्त होता है। समाज जो है मूर्त नहीं अमूर्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना की अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है? तो आंसर सामाजिक संरचना के साथ, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमारा ए राइट है, रेडक्लिफ ब्राउन। सामाजिक संरचना की अवधारणा स्पेंसर, मेलिनोवस्की, दुर्खीम, पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन आदि ने दी है। ठीक है, पार्सन्स के अनुसार यह एक ऐसा पद है जिसका प्रयोग परस्पर संबंधी संस्थाओं, संगठनों तथा सामाजिक प्रतिमानों की एक विशिष्ट व्याख्या या व्यवस्था के साथ साथ किसी समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण की गई परिस्थितियों और भूमिकाओं की विशिष्ट क्रमबद्धता के लिए किया जाता है। यानी सामाजिक संरचना से तात्पर्य समूह के आंतरिक संगठन की स्थायी प्रतिमान अर्थात समूहों के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के संपूर्ण ताने बाने से होता है। इन संबंधों में सामाजिक क्रिया, भूमिकाएं, परिस्थिति, संचार व्यवस्था, श्रम विभाजन तथा आदर्शात्मक व्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक संबंधों का यह ताना बाना समाज को उसका आधारभूत रूप प्रदान करता है तथा सामाजिक व्यवहार को सीमाबद्ध करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लिटिल कम्युनिटी बुक किसकी है? तो ये किसकी है? ऑप्शन दिए रेडफील्ड, मजूमदार और हैं AR देसाई, उपयोगिता से कोई नहीं। तो जो आंसर हमारा राइट है वो है रेडफील्ड। आंसर हमारा है ए, रॉबर्ट रेडफील्ड। लिटिल कम्युनिटी ग्रेट एडिशन है। व्याख्या देख लेते हैं। रेडफील्ड वृहद वेशी समाज के अध्ययन के लिए लघु समुदायों के अध्ययन को आधार बनाते हैं। उनके अनुसार लघु समुदाय एक प्रकार की मानवीय संपूर्णता है जिसके साथ मानव के अध्येताओं का लेना और व्यापक अनुभव जुड़ा हुआ है। रेडफील्ड ने लघु समुदाय की 4 विशेषता बताई। सुस्पष्टता, लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये इस तरीके से ये आप याद रखिए, सुस्पष्टता, लघुता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। जो रेडफील्ड ने लघु समुदाय की क्या 4 विशेषता बताई, तो ये विशेषता है। सुस्पष्टता क्या होता है? समुदाय कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ समाप्त हुआ यह जानना कठिन नहीं होता। लघुता, छोटा होने के कारण लघु समुदाय व्यक्तिगत परिचय की इकाई होती है। समरूपता, क्रियाकलापों, मनोदशाओं आदि में लोगों में समानता होती है। आत्मनिर्भरता, सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा कि समाज एक उच्च सावयवी समग्र है? तो इसका जो आंसर है समग्र है, आंसर हमारा ए, हर्बर्ट स्पेंसर। सावयवी की बात कौन करता है? हर्बर्ट स्पेंसर। मानव के शरीर की तरह समाज का शरीर भी होता है संरचना के हिसाब से। स्पेंसर ने समाज की तुलना प्राणी से की है। देखिए इसमें यहाँ पे व्याख्या में लिख दिया हुआ भी है। प्राणियों के शरीर में वृद्धि के साथ जिस तरह उनकी संरचना में वृद्धि होती है, उसी प्रकार जनसंख्या में वृद्धि के कारण समाज के आकार में भी वृद्धि होती है। जिस प्रकार प्राणी की संरचना सरल से जटिल होती है, वैसी ही जटिलता उद्विकास के सरल समाज में भी दिखाई देती है। स्पष्ट है कि जो स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास को निम्नलिखित प्रक्रिया के द्वारा समझाया है। आगे देखते हैं। समाज सर्वथा सरल स्थिति से जटिल स्थिति की ओर बढ़ता है। उद्विकास के साथ सामाजिक सजातीयता के स्थान पर विजातीयता की स्थिति उत्पन्न होती है। समाज कम विभिन्नीकृत स्थिति से अधिक विभिन्नीकृत स्थिति की ओर बढ़ता है। समाज में उद्विकास की प्रक्रिया लगातार निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर। सूची दी हुई है, एक तरफ अवधारणाएं हैं, दूसरी तरफ लेखक हैं। मैच करते हैं, वैसे तो इसमें मैच हो रखा है, चलिए रिपीट कर लेते हैं। भूमिका ग्रहण, तो ये है भूमिका ग्रहण मीड, भूमिका परांगण मुख्यता और भूमिका पुंज मर्टन, दुरावस्था
ये है दुर्खिम। ठीक है, तो आंसर हमारा जो राइट होगा पहले का, ए का, दूसरा, ये डी आंसर हमारा राइट है। हर्बर्ट मीड ने भूमिका ग्रहण की अवधारणा देते हुए समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाया है। ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया को जब समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाया तो भूमिका ग्रहण की अवधारणा दी है इन्होंने। इसी के आधार पर उन्होंने आई मी का कॉन्सेप्ट दिया है। मीट के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। इनके बारे में इन्होंने बुक्स वगैरह क्या लिखी हैं और क्या कॉन्सेप्ट है इनका, वो भी। और इरविन गॉफमैन का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे भी विजिट कर सकते हो। इंडियन थिंकर के काफ़ी वीडियोस मैंने बनाए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बुक्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस और ये सभी कुछ मैंने उसमें इंक्लूड किया है, तो आप उसे देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि स्टडी बहुत ज़रूरी है। यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेबस में है या नहीं, इससे ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, किस तरीके से पूछा गया है, तो उस तरीके से आप तैयारी करिए। भूमिका परांगमुखता की जो अवधारणा दी है गॉफमैन ने, किर्क ने भी दी है, और मर्टन ने भूमिका पुंज और भूमिका क्रम आदि की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो देखते हैं। दुर्खिम ने धर्म की अवधारणा देते हुए पवित्र और अपवित्र की व्याख्या दी है। दुर्खिम के अनुसार धर्म वह विश्वास है जो पवित्र वस्तुओं से संबंधित है। ठीक है, पवित्रता अपवित्रता की बात हमारे इंडियन थिंकर जो हैं डूमा, उन्होंने भी की है, और मेलोनोवस्की ने भी की है। तो इनके जो कॉन्सेप्ट हैं थोड़े थोड़े माइनर डिफरेंस है कि किस पक्ष में की है और कहाँ पे की है। तो इस बारे में आपको स्टडी करके ही, अच्छे से स्टडी करेंगे तभी आपको अंडरस्टैंड हो पाएगा। तो MCQ सॉल्व करते हुए उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति के युग्म को आधुनिकीकरण को समझाने में किसने उपयोग किया है? आधुनिकीकरण का जो कॉन्सेप्ट है उसे समझाने में प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति के युग्म को किसने प्रयोग किया? तो वो है हमारे थिंकर लर्नर। ठीक है, बी आंसर राइट है। वह परिस्थिति जो व्यक्ति को उनके जन्म, लिंग, आयु, जाति, प्रजाति और आदि के आधार पर प्राप्त होती है, प्रजाति प्रदत्त स्थिति कहलाती है, और जबकि वैसी परिस्थिति जो व्यक्ति की योग्यता, प्रयासों, प्रतिस्पर्धा, ज्ञान, निपुणता के आधार पर प्राप्त होती है, अर्जित परिस्थिति कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। रेडफील्ड द्वारा प्रस्तुत लघु समुदाय की नीचे दिए हुए में से कौन सी विशेषता है? तो विशेषता क्या है? कूट भी दिए हुए हैं, रेडफील्ड ने लघु समुदाय के बारे में बताया है। तो इसके अनुसार जो हमारा आंसर राइट होगा वो है पहला, दूसरा और चौथा।